स्वागत है। आज हमारे पास महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलनों की एक सूची है जिसका शीर्षक है द सत्याग्रह क्रॉनिकल्स। और ये सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट नहीं है। ये दक्षिण अफ्रीका में उनके शुरुआती दिनों से लेकर भारत की आज़ादी के संघर्ष तक की पूरी कहानी है जी। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी की जो रणनीति थी सत्याग्रह और अहिंसा, वो समय के साथ कैसे विकसित हुई। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात ये देखना है कि कैसे एक छोटा स्थानीय विरोध एक विशाल राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल गया। तो चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। बिल्कुल। और हम उन प्रमुख बिंदुओं और समझौतों को भी देखेंगे जिन्होंने इस पूरी यात्रा को आकार दिया। तो फिर शुरू करते हैं। और कहानी, जैसा कि हम जानते हैं, भारत में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में शुरू होती है। हमारी सूची में पहला आंदोलन है 1906 का एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध। हाँ। इसे पहला सत्याग्रह भी कहा गया है। ये काला कानून का विरोध था। जी। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये वो प्रयोगशाला थी, आप कह सकते हैं, जहां गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह और अहिंसा के अपने सिद्धांतों को अमल में लाया। एक परीक्षण का मैदान। इसके ठीक बाद 1907 से 1914 तक ट्रांसवाल सत्याग्रह का उल्लेख है। मतलब ये संघर्ष काफी लंबा चला। बहुत लंबा। और यही ध्यान देने वाली बात है। ये दिखाता है कि सत्याग्रह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए धैर्य की जरूरत है। धैर्य और दृढ़ता दोनों की। दक्षिण अफ्रीका में ही इस शक्तिशाली हथियार को आप कह सकते हैं कि तराशा गया था। तो अब हम भारत आते हैं। गांधी जी की भारत में पहली बड़ी सफलता हमारी सूची के अनुसार 1917 में चंपारण सत्याग्रह थी। जी। इसके तुरंत बाद 1918 में दो और महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, खेड़ा सत्याग्रह और फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल। ये दिलचस्प है कि कैसे उन्होंने पहले किसानों और फिर मिल मजदूरों के मुद्दों को उठाया। यहाँ एक पैटर्न उभरता हुआ दिखते हैं, है ना? हाँ। गांधी जी स्थानीय और बहुत ही विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए अपने आजमाए हुए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। चंपारण और खेड़ा वो किसानों के लिए थे, जबकि अहमदाबाद औद्योगिक श्रमिकों के लिए था। तो ये दिखाता है कि सत्याग्रह कितना अनुकूलनीय था। बिल्कुल, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों के लिए। और फिर आता है 1919 में रॉलेट सत्याग्रह। ये एक बड़ा मोड़ लगता है। हाँ, क्योंकि ये एक विशिष्ट स्थानीय शिकायत के बजाय एक दमनकारी राष्ट्रीय कानून के खिलाफ था। अच्छा। और इसके बाद 1919 से 1924 तक उन्होंने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया, जो कि विभिन्न समुदायों को एक साझा मंच पर लाने का एक प्रयास था। इसके बाद सूची में है 1920-22 का असहयोग आंदोलन। नाम से ही लगता है कि रणनीति अब और ज्यादा व्यापक हो रही थी। असहयोग आंदोलन एक बहुत बड़ा कदम था। ये सिर्फ कानूनों का विरोध करने के बारे में नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन की पूरी मशीनरी के साथ सहयोग करने से ही इनकार करना था। और सूची में 1928 के बारडोली आंदोलन का भी जिक्र है। वहां मुख्य नेता सरदार पटेल थे, लेकिन गांधी जी का समर्थन उन्हें प्राप्त था। ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये दिखाता है कि गांधी जी नेतृत्व की एक नई पीढ़ी को भी प्रेरित और मार्गदर्शन कर रहे थे। वो सिर्फ एक नेता नहीं, एक मेंटर भी बन रहे थे। अब हम सबसे बड़े और शायद सबसे प्रसिद्ध आंदोलनों में प्रवेश कर रहे हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ। और इसी से जुड़ा है दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह वो तो कमाली था। आप सोचिए, नमक जैसी एक रोजमर्रा की चीज को ब्रिटिश शासन के अन्याय का प्रतीक बना दिया गया। एक ऐसा मुद्दा जिससे हर कोई जुड़ा था। बिल्कुल। इसने पूरे देश को एकजुट कर दिया। और इसी आंदोलन के कारण गांधी इरविन समझौता हुआ और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए। हमारी सूची में अगला आंदोलन सामाजिक सुधार पर ज्यादा केंद्रित है। 1932 का हरिजन आंदोलन। ये अस्पृश्यता के खिलाफ था। जी। और ये गांधी जी के दृष्टिकोण की व्यापकता को दर्शाता है। उनके लिए स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, सामाजिक भी थी। सामाजिक भी थी। और इसी संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि एक जटिल समझौता था। फिर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का उल्लेख है। ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन से तो काफी अलग रणनीति लगती है। ये युद्ध के समय में एक सोची समझी रणनीति थी। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और बड़े पैमाने पर आंदोलन करना मुश्किल था। अच्छा। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर देने का एक तरीका था, लेकिन एक एक व्यक्ति द्वारा बहुत ही नियंत्रित तरीके से। और अंत में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। हमारे सूत्र इसे अंतिम और सबसे बड़ा आंदोलन कहते हैं। बिल्कुल।
और इसका नारा था करो या मरो। ये आंदोलन का चरम बिंदु था, क्लाइमैक्स। करो या मरो का नारा पिछले सभी आंदोलनों से एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसमें एक तात्कालिकता थी। हाँ, एक अंतिम आह्वान कि अब या तो आज़ादी लेंगे या इस कोशिश में जान दे देंगे। ये तत्काल और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग थी, और इसके कारण जो व्यापक गिरफ्तारियां हुई वो इसके पैमाने और तीव्रता को दिखाती हैं।